हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी और अप्पू की पाठशाला दोनों में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब बिल्कुल चंगे हो, फिट और बढ़िया हो। और जैसा आप जानते हो आज की वीडियो किस विषय पे होने वाली वीडियो है हमारी आज की प्रश्न उत्तर पे। आपके पाठ नंबर 2 के प्रश्न उत्तर आज हम करने वाले हैं नए राजा और उनके राज्य आपके इतिहास की किताब से। ठीक है, तो भाई एक चीज में सबसे पहले मैम आपको बता देना चाहती है, मैम ये बताना चाहती है कि मैम आपको झप्पी देना चाहती है, एक जादू की झप्पी। ओके, सबने जादू की झप्पी ले ली, अब हम बात करते हैं तो यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं प्रश्न उत्तर क्यों कराती हूँ, उसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो वो है कि यार जब मैं खुद विद्यालय में पढ़ रही थी ना, आप लोगों की तरह ही, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, मैं निकल चुकी हूँ, तो विद्यालय में जब मैं पढ़ रही थी तब मेरे अंक बढ़ाते वक्त, मतलब मैं बहुत कमजोर थी पढ़ाई के अंदर, तो जब मैं अंक बढ़ाना चाहती थी ना अपने हर एक विषय के अंदर, तो मैंने क्या करा था, मैंने एक मैम से पूछा था, मेरी मैम ने मुझे बताया था कि बेटा इस तरीके से तुम अंक बढ़ा सकती हो। तो मैंने कैसे बढ़ाए थे आपको जानने का पूरा 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 अधिकार है। तो मैंने हर एक पाठ को, उसके हर एक छोटे से छोटे विषय को अच्छी तरीके से पढ़ा था। और दूसरा मैंने ये करा था कि अगर आपको पता करना है कि क्या आप एक चीज पे अच्छी तरीके से आपने वो चीज कर ली है, एक तरीके से परीक्षा ले लो अपनी, तो परीक्षा लेने के लिए प्रश्न उत्तर आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको कोई किताब वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, सैंपल पेपर वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ अपने पाठ के पाठ्य पुस्तकों, ये जो है ना पाठ्य पुस्तक के जो ये होते हैं प्रश्न उत्तर होते हैं, अभ्यास होता है, बस उसको मेरे साथ आप अभ्यास कर लो। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है और आपका खुद देख लेना आपके अंक कितने अच्छे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यार क्या होता है ना कि हम लोग पाठ पढ़ लेते हैं, अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं, उस चीज को परखते नहीं है कि हमने कितना याद किया, क्या हमें इतना याद है। तो भाई चुनौती लेनी जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। तो आपको क्या करना है, आपको अभ्यास जरूर करना है। ठीक है, यार जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी बतौलाबाजी के अभ्यास को। तो हमारा अभ्यास है, फिर से याद करें, सिर्फ जोड़े बनाइए, नहीं हमें शादी के जोड़े नहीं बनाने हैं, हमें इनके जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे राजवंशों के नाम, और यहाँ पे लिखे हुए हैं उनसे जुड़े हुए नाम, तो उनको हमें सम्मेलन मेलन बना देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे कभी मत करना, मार्क्स कट जाते हैं। चलो, गुर्जरा प्रतिहार का सबसे पहले क्या करते हैं। अरे यार एक चीज बतानी थी, पता है क्या बताना था, मैं खुद भूल गई। हाँ याद आया, पता है मैं क्या करती थी, ऐसे कभी कभार ना आ जाता था, वैसे ये 30 से 40% ही आते हैं परीक्षा के अंदर। तो इसमें मैं क्या करती थी कि अगर यहाँ 5 दे रखे है ना, यहाँ पे ये नहीं, 5 नहीं, 2 3 4, ठीक है 4 दे रखे हैं। और ये जो 4 दे रखे हैं ना दोस्तों, इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता था कि इसके अंदर मुझे आते ही नहीं थे, 2-3 आते नहीं थे, 1 या 2 ही आते थे। ठीक है, तो मैं उनको पहले करती थी और जो नहीं आते थे उनका मैं जय माता दी टिक करके ऐसे करके लगा देती थी। तो आज हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं, देखते सारे सही होते हैं कि नहीं। सबसे पहला आता है गुर्जरा प्रतिहरा। अब मैं बता दूं कि गुर्जरा प्रतिहरा एक राजवंश का नाम है जो राजस्थान और गुजरात की तरफ अपना राजवंश चलाते थे। तो इसका यहाँ पे हम 1 नंबर लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटा भी बोलते हैं इसको। ये पश्चिमी दक्कन में अपना राजवंश चलाते थे। पश्चिमी दक्कन यानी कि जो हमारा दक्षिणी भाग है ना भारत का, ये भारत का ऐसे नक्शा होता है। हाँ मैंने मैगी बना दी है, पर कोई नहीं, नक्शा है, नक्शा ये हमारा दक्षिणी भाग है ना, तो दक्षिणी भाग का पश्चिमी भाग में ये लोग राष्ट्रकूट वाले लोग नहीं, मतलब राजवंश लोग यहाँ पे अपना राजवंश चलाते थे। तो भाई यहाँ पे दूसरा नंबर आ गया, देख रहे हो, 2 तो ऐसे कर दिए मैंने। पाल वंशज। ठीक है, अब पाल, मैं खुद एक बॉम्ब हूँ, बंगाली हूँ, आप सब मुझे जानते हो कि मैं बंगाली हूँ, तो पाल एक बंगाली शीर्षक भी है और यहाँ पे बंगाल भी लिखा हुआ है। तो सीधा सीधा जय माता दी हम यहाँ पे 3 नंबर लगा देते हैं और ये बिल्कुल सही नंबर है। पाल वंशज बंगाल में राज करते थे। इसके बाद है चौथा वाला चोल वंशज। दोस्तों हमेशा याद रखना कि चोल वंशज हमेशा से तमिलनाडु की तरफ ही राज करते थे। तो चोल वंशज का यहाँ पे चौथा नंबर लगा देते हैं। ऐसे तुक्का भी नहीं लगाना पड़ा, जय माता दी टिक भी नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हमने सारे कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे उत्तर लिख रखे हैं। आप चाहो तो
खिचिक कर सकते हो। खिचिक जानते हो ना, स्क्रीनशॉट। चलो अब यहाँ से हम लोग सारे के सारे प्रश्न जो बिल्कुल मुख्य वाले हैं वो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्षों पर कौन कौन से थे? तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो यार त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कि 3 राजवंश एक चीज के लिए भिड़ गए थे। नहीं, वो कोई अप्सरा या कोई रानी नहीं थी, क्योंकि पहले होता था राजवंश भिड़ जाते थे एक रानी के लिए भी, लेकिन ये रानी की बात नहीं हो रही है, एक शहर की बात हो रही है, कन्नौज शहर की, जो आज के वक्त पे गंगा घाटी के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कन्नौज शहर उस वक्त पे काफी ज्यादा बढ़िया उन्नति करने वालों शहरों में से आता था, और इसके पीछे 3 बहुत ज्यादा बड़े बड़े, हाँ मेरा स्कार्फ इधर हो गया है, बड़े क्या हो गए हैं, राजवंश इसके पीछे पड़ गए थे। तो राजवंशों के नाम नीचे लिखे हुए दोस्तों, गुर्जरा, प्रतिहरा, राष्ट्रकूट और पाला वंशज। ये तीन राजवंश थे जो इस प्यारी सी नगरी कन्नौज नगरी के पीछे पड़ गए थे। ठीक है, राष्ट्रकूट का देखिए वक्त क्या है, 1753 से लेके 1982 सी तक ये लोग रहे थे। इसके बाद पाल साम्राज्य का ये वक्त है, और गुर्जरा, प्रतिहरा, ये 3 बहुत ही ज्यादा विशालकाय बड़े समृद्ध राजवंश थे। इस कन्नौज के पीछे पड़ गए थे, शहर के पीछे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोल दिया गया, यानी कि 3 पक्षों से संघर्ष करने वाले लोग। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो आवश्यक शर्तें थी कि उनको 500 रुपीज जमा करने ऐसे कुछ नहीं था। चोल साम्राज्य में अगर जो समितियां होती थी, जो समूह बने रहते थे, जो राजवंश के समूह होते थे काम करने के लिए, तो उनके अंदर अगर आपको एक तरीके का सदस्य बनना है या मेंबर बनना है, उसके अंदर क्या ऐसी शर्तें होती थी जो उनको माननी पड़ती थी, या क्या किन शर्तों की वजह से वो एक इंसान को लिया करते थे? चलिए ये देखते हैं। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। कुछ ऐसे बड़े वो आ जाते हैं ना प्रश्न, तो आपको इसको ओपनिंग लाइन कहते हैं, यानी कि प्रश्न में से ही आने वाली एक लाइन होती है। इसको आप जरूर इस वाक्य को लिखिएगा, उत्तर अच्छा लगता है। ठीक है, पहला वाला है दोस्तों, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अगर आपको सदस्य का समिति बनना है, सदस्य बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसी जमीन आपके पास होनी चाहिए जिससे राजस्व वसूला जाए, यानी कि जहां पे लोग खेती वगैरह कर रहे हो, आपने किसी को दे रखी हो जमीन, वहां पे लोग खेती वगैरह कर रहे हो, तो वो आप वहां से कर वसूल पाए, ऐसी आपके पास जमीन होनी चाहिए। ठीक है, जमीन तो बिल्कुल होनी चाहिए, वहां के स्वामी होने चाहिए, और वहां पे राजस्व वसूल करने वाली जमीन होनी चाहिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए। पहला क्या है? एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए, उसने जमीन किसी को दे रखी होनी चाहिए, और उसमें से वो राजस्व वसूल कर रहा है, यानी कि टैक्स वसूल कर रहा है। दूसरा, अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। और पांचवा, ईमानदार होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से पढ़ा लिखा, अपना घर और एक जमीन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये भी होता था, दूसरा तरीका एक और अपनाया जाता था कि ब्राह्मणों की भी समिति हुआ करती थी दोस्तों। जो ब्राह्मण नहीं होते, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, जो लिखा करते थे प्रशस्ति, जो राजा के दरबार में एक तरीके से काम करा करते थे, उनका भी एक अलग नगर होता था, वो भी अपना एक समिति बना के रहा करते थे। तो अगर मैं इसका भी बता देती हूँ, अलग से मैंने इसका भी बता दिया चोल वंशज का, तो मैं ब्राह्मणों का भी बता देती हूँ कि तमिलनाडु में ब्राह्मण जो रहते थे, वो भी अपनी एक अलग से समिति बना के रखते थे। अलग अलग समिति होती थी, जो बाग बगीचों को संभालेंगे उनकी समिति अलग है, जो मंदिरों में संभालेंगे उनकी समिति अलग है, जो झाड़ू वगैरह साफ सफाई करेंगे उनकी समिति अलग है। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, एक मटका लिया जाता था, और मटके में पर्चों में या फिर ताल पत्र में कुछ इस तरीके से जो होते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, पत्ते कहते हैं, तो पत्तों में नाम लिख दिया जाता था सारे सदस्यों का, सारे मेंबरों का, और इसको इतने बड़े ये इसमें डाल दिया जाता था मटके में, और फिर उसको हिलाया जाता था या फिर एक कटोरे में डाल दिया जाता था, और एक छोटे बच्चे की सहायता से इसको लिया जाता था। जब वो
निकलता था पत्र, तो फिर उस बंदे को समिति का सदस्य बना दिया जाता था, ठीक है। या फिर उस पत्र में जो भी लिखा होगा उसी हिसाब से ये लोग समिति के सदस्य को इसमें डालते थे, उसमें डालते थे। अच्छा तुम बगीचे का करो, तुम्हारा नाम बगीचे के उसमें आया है, इस तरीके से। तो ब्राह्मणों का इस तरीके से चलता था, और चोल वंशज में समिति का इस तरीके से चलता था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 70 साल का होना चाहिए, घर होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप प्रश्न को फिर से देखोगे तो यहाँ पे चोल साम्राज्य का ज्यादातर पूछा गया, चोल साम्राज्य, ठीक है। चोल साम्राज्य का भी मैंने आपको समझा दिया, और मैंने ये भी समझा दिया कि ब्राह्मण समिति और उसके अंदर समूह में क्या क्या चीजें होती थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, चाहमनाओं के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो चाहमना बहुत बड़ा राजवंश था दोस्तों। चाहमना से हम एक राजा को बहुत अच्छे प्रसिद्ध है, ये राजा जो है ये पृथ्वीराज तृतीय, इसका आपने नाम जरूर सुना होगा, मूवी भी आ रखी है तो जरूर देखना। और ये इनका सबसे बड़ा राज इनका था दिल्ली के अंदर और अजमेर के अंदर, ठीक है, दिल्ली और अजमेर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रमुख पूछे गए हैं, और यही 2 प्रमुख थे, दिल्ली और हमारी प्यारी दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, और अजमेर, ठीक है। वैसे ये तस्वीर अजमेर शरीफ की थी। आइए समझे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? बॉर्नवीटा पी के? नहीं, वो कैसे बनते हम पता करते हैं दोस्तों, हंसने का नहीं, हाँ, ओके। राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटका के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, ओके। कर्नाटका, बहुत से मेरे बच्चे कर्नाटका से मुझे देख रहे होंगे, लव फ्रॉम कर्नाटका, ओके। नहीं, आप दोगे ना, मैं दिल्ली से देती हूँ, दिल्ली फ्रॉम कर्नाटका, लव 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 लव, प्यार प्यार। तो ये जो राष्ट्रकूट की बात हो रही है ना, ये लोग कैसे शक्तिशाली बने, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि कर्नाटका के अंदर ना चालुक्य राजाओं का क्या था? राज था, चालुक्य राजाओं का, और ये राष्ट्रकूट उन्हीं के अधीन काम करते थे, ठीक है, डन है। इसके बाद 8वीं सदी के मध्यम में एक राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। तो ये राष्ट्रकूट, ये जैसे हम होते हैं ना, हम लोग अरोड़ा हैं या फिर कोई खन्ना है ऐसे करके, तो वैसे ही इसका नाम दे रखा है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट परिवार से एक बंदा था दंतीदुर्ग नाम का, वो उसने इनकार कर दिया कि मैं चालुक्य वंशजों के अधीन रह के काम नहीं करूंगा, तो उसने दगा दे दिया उन्हें, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि वो एक ब्राह्मण था, ठीक है, वो एक ब्राह्मण था, तो उसने एक प्रतिष्ठा नहीं होती है जिसको आप कहते हैं रिचुअल, ठीक है, तो उसने एक अनुष्ठान करा, एक अनुष्ठान जो नाम था हिरण्यगर्भा, ठीक है, सोने का गर्भ। ये एक अनुष्ठान होता था दोस्तों पहले के वक्त पे, जिससे आप ना अगर ब्राह्मण हो तो आप क्षत्रिय बन जाओगे, ठीक है, ये एक अनुष्ठान होता था। तो ये दंतीदुर्ग नाम का ये जो राष्ट्रकूट था ना, ये था एक ब्राह्मण, ठीक है, इसने खुद को क्या कर दिया? क्षत्रिय बना डाला। पहले ये होता था कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको वेदों का ज्ञान रखना पड़ेगा, आपको आप युद्ध में कला में ये सब नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्षत्रिय हो तो युद्ध कला में पारंगत हो सकते हो, युद्ध में भाग ले सकते हो, और शस्त्र जो भी होते हैं ना, शस्त्र वगैरह, वो उठा सकते हो। तो इसने क्या किया? उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। तो यही हुआ दोस्तों, उसने हिरण्यगर्भ नामा एक अनुष्ठान को अपनाया, ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गया, और राष्ट्रकूट का ये दंतीदुर्ग ने चालुक्य वंशज को हरा दिया और अपनी और ताकत में वृद्धि करता रहा। आसपास की जगहों को भी ये अपने अंदर लेता गया, उनको हरा कर फिर इसने बहुत बड़ा एक साम्राज्य कर लिया, राजवंश कर लिया, जिसको राष्ट्रकूट राजवंश का नाम दिया गया। अगर आप देखना चाहो ना तो राष्ट्रकूट राजवंश 6वीं से 10वीं शताब्दी, 6 से लेके 10वीं शताब्दी के वक्त पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पे देख सकते हो गुर्जरा प्रतिहरा है, ये देख सकते हो आप, बहुत बड़ा हिस्सा लेके बैठा था राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये पूरा जो हिस्सा है, अगर आप भारत का हमारा नक्शा खोलोगे ना, भारत का जो मानचित्र है हमारा, उसके अंदर ये जो पूरी जगह है, यहाँ पे देख लो कितने सारे हमारे शहर पड़ते हैं और स्टेट वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट उनमें से एक थे जो शुरू में दक्कन में चालुक्यों के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्यम में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान किया। मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि इसने कुछ हिरण्यगर्भ नामक
अनुष्ठान करा था जिससे ये ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया था और फिर इसने उन लोगों को, चालुक्यों को हरा दिया था। ठीक है, समाप्त होने के बाद उनका क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म हुआ, भले ही वह जन्म में ना हो। तो इस अनुष्ठान के जरिए ना वो पुनर्जन्म लेते हैं, एक तरीके से ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। ठीक है, तो भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में, मतलब ये भगवान ब्रह्मा का कुछ यज्ञ वगैरह करके ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया था और फिर इस तरीके से उसने अपनी ताकत बढ़ाई, लोगों को हराया और एक बड़ा सा राष्ट्रकूट राजवंश का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो भाई नए राजवंशों की स्वीकृति, लोगों की स्वीकृति, ठीक है, लोगों के बीच में अपनी प्रसिद्धता बढ़ाने के लिए, यानी कि पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश करी, है ना। दिल ही तो जीतते हैं, दिल सबसे कमजोर होता है, जानते हैं हम। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बात इन्होंने अपना गुणगान करवाना शुरू कर दिया ब्राह्मणों के द्वारा। ये कुछ इस तरीके की प्रशस्ति, यानी कि ताम्र पत्र के अंदर ये अपने बहुत ज्यादा गाथाएं लिखवाते थे, अच्छी अच्छी बातें, प्रसिद्धताएं लिखवाते थे, लोगों तक वो प्रसिद्धताएं पहुंचती थी और लोग इनको जानते थे। पहला तो ये। दूसरा, मंदिरों का निर्माण करवाना, थोड़ी बहुत चीजें बना देना जिससे इनकी काफी ज्यादा इज्जत बढ़ी लोगों की नजर में। तो इसी तरीके से उन्होंने खुद को स्वीकृत लोगों द्वारा करवाया। उन्होंने बहादुर विजय योद्धा के रूप में उन्हें चित्रित करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को प्रतिनियुक्त करा। तो ब्राह्मणी वो होते थे दोस्तों जो ये लिखा करते थे। ठीक है, ब्राह्मणी प्रशस्ति लिखा करते थे। प्रशस्तियों में उनकी गतिविधियों को दर्ज किया। मैं आपको ये समझा चुकी हूँ। उन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें मैंने आपको बोला बहुत सारी ऐसी चीजें बनवाई। अपनी शक्ति और संसाधनों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, किसी को बचा लिया, लोगों के अंदर दान वगैरह करा, मंदिर बनवा दिए। तो इन सब की वजह से उन्होंने प्रसिद्धता हासिल करी, स्वीकृति हासिल करी। दूसरी चीज उन्होंने ये करी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे जो होते नहीं है, बड़े बड़े शीर्षक होते हैं वो अपनाए। जैसे कि हम हमारे शिवाजी महाराज को कहते हैं क्या कहते हैं, छत्रपति शिवाजी कहते हैं, छत्रपति। और अशोका को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती अशोक सम्राट। तो इससे वो बहुत ज्यादा महानतम लगते हैं। ऐसे तो दोनों के दोनों खुद ही पहले से महानतम थे। ठीक है, इनको तो शीश झुका के नमन करना चाहिए, इतने महान थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो तमिल क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु की जगह जहां पे चालुक्य वंशज का राज था, वहां पे सिंचाई करने के लिए किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी? खेती वगैरह के लिए किस तरीके की व्यवस्था थी? तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पहला था, प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। यानी कि जब खेत में पानी छोड़ा जाने लगा, खेत के अंदर पानी तो चाहिए होता है, जब भी हम कोई फसल वगैरह उगाते हैं तो उसके अंदर पानी चाहिए होता है उसको उगाने के लिए। तो क्या करने लग गए ये लोग नहर बनाने लग गए। नहर मतलब नदियां होती है, नदियों में तो प्राकृतिक पानी मौजूद है, उनको कहीं और से पानी ले जाने की जरूरत नहीं है। तो नहर बना दी जिससे सीधा सीधा नदी का पानी खेतों में जाने लग गया और खेत बिल्कुल हरे भरे ऐसे हिलने लग गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात उन्होंने झीलों का सहारा लिया, झीलों का पानी इस्तेमाल किया। दूसरा, अनेक नहरों का निर्माण किया। ठीक है, झीलों के पास से नहरों का निर्माण करा। और तीसरा, कई तालाबों और हौजों का भी निर्मित किया। यानी कि तालाब, बड़े बड़े तालाब बनाए पानी के, बड़े बड़े हौज, बड़े बड़े टैंक बनाए, नदियां बनाई, बहुत सारी चीज, नदियां कह रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, कुआं। तो ऐसी बहुत सी चीजें बनाई जिसमें पानी एकत्रित करके रखा जा सके और लोग खेती के लिए उसको इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, चौथा है, अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। ठीक है, ऐसी जितनी भी चीजें होती है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, सब उन्होंने खुदवा दिया। कुएं खुदवाए, लोगों को बोला ये सब करने के लिए। और कुछ ऐसे बड़े बड़े झील या बड़े बड़े खाली तालाब भी बना दिए गए जिसके अंदर बारिश का पानी जमा हो सके और फिर वो पानी भी इस्तेमाल करा जा सके। ठीक है, इसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? तो आप जानते ही हैं चोल मंदिर जो है हमारे गायकोंड चोलापुरम, ऐसे करके बहुत सारे मंदिर है ना तमिलनाडु की तरफ, इन सब जगहों की तरफ जो हमारा दक्षिणी पार्ट है। तो इसके अंदर उन्होंने किस तरीके की वहां पे गतिविधियां चल रही थी मंदिर के आसपास? तो
चोल मंदिर अपने चारों ओर विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र थे। वो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं थे, वो एक आस्था का प्रतीक ही नहीं थे, वहां आसपास शहर तक बन गए। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर में लोग रहने लग गए, आसपास रहने लग गए, करते 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 ये पूरा शहर ही बन गया। ठीक है, तो सिर्फ वो एक आस्था का प्रतीक ही नहीं माना जाते थे मंदिर, वो धीरे धीरे करके शहर का निर्माण होने लग गया वहां पे। आपको एक बात बताऊं कि आपने कभी देखा कि लोधी रोड हो गया, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, कालका माई हो गया, इनके आसपास घर लेने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ खाली घर मिलते ही नहीं है, क्योंकि लोगों की तो एकदम बल्ले बल्ले है कि सामने एकदम मंदिर है और सामने लोग जा सकते हैं माता के दर्शन करने। तो यहाँ पे आपको बड़े मुश्किल से घर मिलते हैं, बड़े मुश्किल से। तो यहाँ पे क्या हो गया था, मंदिर था और मंदिर के आसपास शहरों का निर्माण होने लग गया था। पहली चीज तो ये हुई, जिनमें शिल्प उत्पादक के केंद्र भी शामिल थे। शिल्प यानी कि मूर्तियां, जो मूर्तियां बनाने वाले होते हैं, तमिलनाडु के चोल वंशज के जितने भी लोग वहां रहा करते थे, सब मूर्ति, कान से मूर्ति बनाने के काफी ज्यादा प्रसिद्धताएं थी उसकी, कान से मूर्तियां। ठीक है, तो मंदिर के आसपास मूर्ति बनाने का काम हुआ शुरू। मंदिर को भी शासक के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी भूमि के साथ संपन्न किया गया। वहां पे बहुत सारे अलग अलग लोग रहने लग गए, दुकानें खोलने लग गए, एक तरीके से पूरा उन्होंने हट बना लिया, अच्छी सी जगह बना ली। चोल मंदिर, एक तो ये बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे तमिलनाडु के अंदर, ये देखिए इसकी तस्वीर। ठीक है, भूमि की उपज का उपयोग पुजारियों, माला बनाने वाले, रसोइया, सफाई कर्मियों, संगीतकारों, नर्तकियों आदि के रख रखाव के लिए जाता था। ठीक है, किया जाता था। तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही नहीं होते थे वहां पे, मंदिरों को संभालने वाले भी बहुत सारे लोग आसपास रहते थे दोस्तों, जैसे कि पुजारी, माला बनाने वाला, साफ सफाई, नृत्य, जितने भी नृत्य करते हैं वहां पे, कृष्ण भक्त वगैरह जो जो भी हैं, वो सब वहां आसपास रहने लग गए। तो रहते रहते उनको देख के और भी लोग रहने लग गए और वहां पे फिर दुकानें खुलती गई। आप कभी भी कोई मंदिर देखेंगे, मंदिर में हर बार भीड़ रहती है और आसपास की जगहों में भी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। ठीक है, तो इसलिए मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं थे, वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। यानी कि लोग वहां जो दुकान खोलते थे, लोग कोई कुछ बेच रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उससे लोगों की आमदनी होती थी। करते करते वो पूरा शहर ही बन गया था, सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरा एक शहर बन गया था वो जगह। तो इस तरीके से ही समझ सकते हो आप, इस तरीके से ही हमारा चोल मंदिर में ये सारी चीजें होती थी। जितनी भी चीजें होती थी ना चोल मंदिर के आसपास, आप सब लिख देना। वहां कैसे लोग रहते थे, आसपास दुकानें कैसी थी, शहर कैसे बन गया था, जो मैंने मतलब पढ़ाया आपको सब लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर पूरे के पूरे खत्म होते हैं दोस्तों। और प्रश्न उत्तर में हम कोई मजाक नहीं कर पाते, कोई हंसी मजाक नहीं कर पाते, मस्ती मजाक नहीं कर पाते, आप जानते ही हो क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रमुख है। ठीक है, तो भाई मुझे माफ कर देना यार, आज मैंने सीधा सीधा सिर्फ प्रश्न उत्तर करवाए हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न उत्तर अच्छे लगे होंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, आपका अभ्यास अच्छे से हो गया होगा और परीक्षा में आप बिल्कुल डबल अच्छे करने वाले होंगे। बढ़िया नंबर, बढ़िया। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर एंड बाय।